बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बहाल कर दिया है। वो अब एक मुकम्मल बिल बन चुका है। उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। इसमें क्या क्या तय पाया है, क्या फ़ैसला शार्ट आर्डर में क्या लिखा है, मैं एक एक डिटेल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। क्या इससे नवाज़ शरीफ को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इस पे भी बात करते हैं। कौन कौन से जजेस ने इख्तलाफ किया है, इस पर भी बात करते हैं। तीन चार जो मेन पॉइंट्स हैं इसको बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जो राशन का प्रोग्राम है, 100 घरों को हमने मार्क किया है, जिसका कफ़ील या तो फौत हो चुका है जिस घर का, या जिसका कफ़ील कमाने वाला माजूर है, बेड रिडन है, बिस्तर मर्ग पर है, उन 100 घरों को हमने 6 महीने का राशन देना है। आप पहले इस नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है रब्ता कीजिए, उसके बाद फर्दर उस मालूमात उसके बाद होंगी। जनाब ये आ जाएं, असल में ये बताना है कि थोड़ा सा ना इसको बेसिक कि ये है क्या। पिछली हुकूमत, ये जो 16 महीने की हुकूमत थी और जो पार्लियामेंट थी, वही पार्लियामेंट जो 2018 से चली, फिर बीच में से खान साहब चले गए, खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो गई, तहरीक इंसाफ इस्तीफ़े दे के चली गई, उसके कुछ लोग रह गए जिनको वो अपोजिशन बेंचेस और अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन भी बने, राजा रियाज साहब वग़ैरह, और अपोजिशन बेंचेस पे बैठे। तो उस पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट ने ये एक बिल पास किया था। और जनाब ये बिल जो है ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इस बिल में क्या था? इस बिल में ये था कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो अकेले नहीं ले सकता, ठीक है। अगर उसे किसी बात पे सुओ मोटो लेना है 184(3) के तहत, अगर उसे सुओ मोटो लेना है चीफ जस्टिस साहब को, तो वो अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जो उसके बाद वाले 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे ना, उनके साथ उन्हें मशवरा करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो सुओ मोटो ले। एक बात। दूसरी बात कि अगर जो बेंच बनाएगा ना 184(3) के तहत, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मेन जो केसेस से मुतल्लिक जो बेंच बनाएगा ना, वो बेंच अकेले नहीं बनाएगा, बल्कि अपने साथ जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन 2 सीनियर मोस्ट जजेस के मशवरे से बेंच बनाएगा। लार्जर बेंच बनाना है, फुल कोर्ट बेंच बनाना है, जो भी बेंच बनाना है। दूसरी बात, तीसरी बात कि इस एक्ट के तहत जो रिव्यू है उसे अपील के तौर पे लिया गया। कोई भी जब फैसला आता है ना, तो वो रिव्यू पिटीशन दायर होती है। फिर रिव्यू में ये होता है जनाब कि वही जजेस आम तौर पे सुनते हैं। जब वही जजेस सुनते हैं तो वो आम तौर पे रिजेक्ट हो जाता है। वकील भी वही होता है उस पार्टी का, या दोनों पार्टियों के वकला भी वही होते हैं, और साथ ही जो है ना, मतलब वो रिव्यू में वो वहाँ जाते हैं, तो आम तौर पे रिव्यू रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये था कि जी रिव्यू जो होगा वो अपील के तौर पे लिया जाएगा, वो अपील होगी किसी भी केसेस के ख़िलाफ़, तो अपील होगी। अच्छा, अपील में फिर ये होता है कि आपको पता है कि लार्जर बेंच बनता है। अगर एक फ़ैसला डिवीज़न बेंच ने दिया है तो फिर वो 3 रुकनी बेंच बन जाएगा। अगर 3 रुकनी ने दिया है तो वो 5 रुकनी बेंच उसकी अपील सुनेगा। और साथ ये भी कहा गया कि जनाब वकील का भी हक हो, अगर वो चाहे पार्टी तो वकील भी तब्दील कर सकती है अपील में। तो ये कुछ 3-4 बेसिक चीज़ें थीं जो ये आपको बतानी ज़रूरी थी कि ये पार्लियामेंट में। और साथ ही एक बात कि अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिवली भी दिया गया था, यानी माजी के केसेस पर भी अपील का हक दिया गया था कि अगर वो रिक्वायर्ड पीरियड या 30 दिन के अंदर जब वो अपील का हक अब अपना वो कर सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। जो माजी के भी केसेस थे, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था। अब जनाब ये कानून आया और ये चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त जस्टिस बंदियाल साहब थे। जस्टिस बंदियाल साहब अपने साथ हम ख्याल जजेस बिठा देते थे। उन्होंने 8 रुकनी बेंच बना लिया। उन्होंने
کوئی اور پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرا بھی وہ تھا پروسیجر ایکٹ اپنا ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ، اس کو بھی ختم کیا اور اس پر بھی جناب انہوں نے سٹے دے دیا۔ سٹے سے مراد ابھی سسپینڈ ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے لارجر بینچ بنا کے جسٹس بندیال صاحب نے اور ساتھ ہی ہم خیال ججوں نے انہوں نے سٹے دے دیا۔ اس کے بعد وہ رک گیا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہیں بیٹھ رہے تھے کسی بھی بینچ میں، کہتے تھے کہ جی پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا ہے کہ چیف جسٹس اکیلے بینچ نہیں بنا سکتا، اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتا، آپ اکیلے ہی لیے جا رہے ہیں، آپ نے اس ایکٹ کو ختم بھی نہیں کیا، اس پر سٹے دیا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہی وہی کام کیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا قانون اپنی جگہ موجود ہے، آپ نے اس پر سٹے دیا ہوا ہے، اس کو نہ ختم کر رہے ہیں نہ اس کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، اور بینچز بھی بنا رہے ہیں اور بینچز بھی خود اکیلے بنا رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں چلے گا۔ تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب ایک عرصے سے جب وہ چیف جسٹس بنے تب تک وہ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ جیسے وہ چیف جسٹس بنے انہوں نے پہلا تقریباً کام یہی کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس پر جسٹس بندیال نے سٹے دیا ہوا تھا اس کو اٹھا لیا، ساتھ اٹھانے لیا بلکہ فل کورٹ بینچ بنا دیا۔ جب فل کورٹ بینچ بن گیا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی کارروائی ٹی وی پر دکھائی جائے گی لائیو، انہوں نے کارروائی ٹی وی پر دکھا دی۔ کوئی 4-5 سماعتیں ہوئیں اس کی، اور ان سماعتوں میں یہ فیصلہ آج آ گیا ہے۔ اب اس میں 3 مین پوائنٹس ہیں۔ ایک کون سا پوائنٹ ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، سبجیکٹ ٹو پیراز 2 and 3، پھر ہم تبصرہ بھی کرتے ہیں بہت ہی اطمینان سے۔ بائی اے میجورٹی آف 10 to 5، یہ 10 ججز ایک طرف 5 ججز دوسری طرف، یعنی 10 ججز نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون بالکل ٹھیک ہے، وہ بحال ہو گیا ہے اور چیف جسٹس اکیلے بینچ نہیں بنا سکتا، وہ دوسرے 2 ججز کے ساتھ مل کے بنائے گا، ٹھیک ہے۔ 10 ججز نے یہ کہا ہے۔ 5 ججز نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ وہ 5 ججز کون ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن، ذرا نام یاد رکھیے گا، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ اے ملک اینڈ جسٹس شاہد وحید۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ نے غلط بنایا ہے، جبکہ باقی ساروں نے ججز نے 10 نے کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بنا ہے، بحال ہو گیا ہے، چیف جسٹس اپنا وہ اکیلا نہیں بنا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے اپیل کا حق۔ اب اپیل کا حق اس پر دیا گیا ہے، لیکن ان کیسز میں جو موجودہ اب ہوں گے جب سے یہ ایکٹ لاگو ہوگا، مطلب اس وقت سے جب سے یہ بنا ہے تو لاگو ہو گیا، ظاہر جب ٹھیک تھا تو یہ اپریل میں غالباً بنا ہے تو اسی وقت سے لاگو ہو گیا، ان کو اپیل کا حق بھی ملے گا، آئندہ بھی اپیل کا حق ملے گا۔ اگر آپ کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے، 2 ججز نے دیا ہے، تو آپ جب دوبارہ جاتے ہیں ریویو میں تو 2 ججز ہی سنیں گے، اور آپ وکیل بھی آپ کا وہی ہوتا ہے، لیکن اب اپیل کا حق بھی ملے گا۔ سمجھ آگے نا آپ کو نا؟ اب اپیل کا حق بھی ملے گا، اور اپیل کا حق ظاہر ہے وہ جو ایک بینچ ہوگا، اگر وہ ایک جج سن رہا ہے تو 2 آپ کی اپیل سنیں گے، 2 سن رہے ہیں تو 3 آپ کی اپیل سنیں گے وغیرہ۔ تو اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے، وہ 9 اور 6 کی میجارٹی سے۔ 9 ججوں نے کہا ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، جن 6 ججوں نے کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس شاہد وحید صاحب، انہوں نے کہا ہے اپیل کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اب ایک دوسری بات کہ اپیل کا حق تو ہونا چاہیے، لیکن کیا ماضی کے کیسز سے بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے؟ نہیں۔ 8 اور 7 کی میجارٹی سے ججز نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ 8 ججز کہتے ہیں کہ یہ اپیل کا جو حق ماضی سے دیا گیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ 7 ججز کہتے ہیں کہ اپیل کا حق ماضی سے بھی ہونا چاہیے۔ اب وہ 7 ججز کون ہیں؟ اب اپیل کا حق اگر ماضی سے ہوتا ہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ماضی والی بات ختم کر دی گئی ہے۔ اب جو ججز کہہ رہے ہیں کہ ماضی سے ہونا چاہیے، یا میں یوں کہہ لوں کہ جو ججز کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہوں یا جہانگیر ترین ہوں، کوئی بھی، ان کو بھی اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ وہ ججز کون سے ہیں؟ وہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ،
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अत्तर मिनल्ला एंड जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये कहते हैं कि जनाब अपील का हक माजी से भी होना चाहिए। नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, इन सब को हक मिलना चाहिए माजी से भी, रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है ना, पिछले जो केसेस हैं उनसे भी। मेरा ख्याल है मैं कुछ समझा सका। मैं इस तरह की जसारत नहीं करता। मेरे जो व्यूवर्स हैं माशाल्लाह वो बहुत ही मुझसे बहुत ज़्यादा कानून और आइन जानते हैं, मुझसे बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं मलंग सा बंदा, मैं अपने ना बच्चों के लिए कहता रहता हूँ कि ये मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से मैं समझा सका। अच्छा, अब एक कुछ टेक्निकल बातें हैं, और वो टेक्निकल बातें ये हैं। पहली बात तो ये है कि खुद तारीख़ में पहली दफ़ा यानी कादी फ़ायज़ ईसा साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई मेरा अख्तियार है ना, मेरा बेंचेस बनाने का, मैं अपना अख्तियार छोड़ रहा हूँ। ये अरस्तु वहाँ खड़े होके कहते हैं कि जी आप अख्तियार ना छोड़ें, ये आपका अख्तियार है और आप बनाते हो ना। कहा भाई मेरा अख्तियार है ना, मैं जब अख्तियार छोड़ रहा हूँ आपको क्या है। तारीख में पहली दफ़ा एक चीफ जस्टिस कह रहा है कि मैं पार्लियामेंट के अख्तियार को मानता हूँ, मैं अपना अख्तियार छोड़ता हूँ, आप फ़र्द वाहिद और डिक्टेटरशिप पे ना जाएं। जब पार्लियामेंट ये कहती है कि बेंचेस मिल के बनाएं, पार्लियामेंट ने ये तो नहीं कहा कि जब बेंच बने तो कोई पार्लियामेंट का बंदा आ जाए, एजुकेशन का बंदा आ जाए, कोई फ़ौज का बंदा आ जाए, कोई वापडा वाला आ जाए, कोई ये दूसरे महकमे का आ जाए, यहाँ तक ये भी नहीं कहा कोई वकील आ जाएं, ये नहीं। उन्होंने कहा जी बेंच बनाए चीफ जस्टिस साहब और जो 2 सीनियर जजेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अगर मुशावरत ज़्यादा हो रही है तो उसमें मरोड़ काहे की उठ रही है। इस वजह से पहली दफ़ा ऐसा हुआ, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मैं अपना राइट छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप ये इनको क्या मरोड़ है कि ये कहते हैं ये नहीं आप खुद ही बनाएं, डिक्टेटरशिप रखें। हालांकि यही वकला, बार की बॉडीज़, वकला, जजेस तक सबको इनकार एतराज़ था, तनकीद करते थे कि ये क्या एक बंदा बैठ के सारे सुओ मोटर ले लेता है, एक बंदा बैठ के सारे बेंचेस बना देता है। जस्टिस बंदियाल और वो बाबे जहमते शहमते से और जस्टिस खोसा और पता नहीं कौन बैठते थे हर बेंच में, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, उसके बाद जनाब जब आए तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये 3-4 लोग बैठे हैं हर बेंच में। और हर सियासी केस, हर अहम केस, हर आइनी केस वो बना रहे हैं खुद, और वो खुद जो है ना सुन रहे हैं। अब इन्होंने आते ही पहले फुल कोर्ट बना दिया, ठीक है ना, आते ही। उसके बाद अब वो मशवरा करेंगे किन से, जस्टिस सरदार तारिक साहब से और जस्टिस इजाजुल अहसन से, इनसे मशवरा करेंगे। ठीक हो गया ना जी। फिर आप बताएं कि अगर वो दोनों कहते हैं कि नहीं जी इस पे बेंच नहीं बनना चाहिए, चीफ जस्टिस कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझ आ गई है ना, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें रह गई हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है कि ये मुझसे गलती हुई है कि ये फुल कोर्ट बेंच बना के मुझसे गलती हुई है, वो उसकी वजह है। अब अगर ये कहने कि जी अपील का हक दे दिया, माजी में नहीं, जो अभी से या जब से ये एक्ट लगेगा लागू होगा, जब से बना तो ज़ाहिर लागू हो गया, या आइंदा अपील का हक तो होगा। अलबत्ता जो माजी के केसेस जब ये एक्ट आए नहीं था उन पे अपील का हक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें अपील का हक तो दिया गया है। अब जब यही मौजूदा जो फैसला आया है अभी वाला, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, अब जब इसकी अपील की जाएगी तो ये तो फैसला आया है फुल कोर्ट से। अब इसकी अपील फुल कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट होता है, तो इस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट को दोबारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो अपील आएगी वो फुल कोर्ट ने तो ऑलरेडी सुना है ना, फैसला दे दिया है, तो इसकी अगर अपील आए तो वो कहाँ सुनी जाएगी। बात है ना किसके। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। पार्लियामेंट का हक तस्लीम किया गया है, बंदियाले टोले को मुंह की खानी पड़ी है, और मैं समझता हूं कि वो लोग कुछ और भी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने खुद भी चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने भी अपने अख्तियार छोड़ दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मरोड़ उनको थी जस्टिस इजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जैसे बाकी लोग मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, और बादियों नज़र में यूँ लग रहा है तकलीफ़, ठीक है ना, कि वो जनाब उनको जैसे पहले थी, जिस तरीके से वो पहले तकसीम चली आ रही थी उसी तरह से हम तकसीम। भाई पहली दफ़ा कोई चीफ जस्टिस कह रहा है कि हम पार्लियामेंट के सामने हम मानते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। बरतानिया में एक मकौला है कि भाई ईच एंड एवरी वन हैज़ टू बो बिफोर पार्लियामेंट, ठीक हो गया ना, हैज़ टू बो यानी झुकना पड़ेगा
पार्लियामेंट के सामने, हैज़ टू गो बिफोर लीगल सॉवरेन, ठीक है ना, उनके सामने झुकना पड़ेगा आपको, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम होती है कि वो कहते हैं कि अगर यानी कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू डिक्लेयर अ मैन अ वुमन एंड वुमन अ मैन। ये बरतानिया में मैगजिम हैं, ये लॉ के, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, अब बहुत सारे आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं समझता हूँ, ये मैगजिम हैं, ये रूल के अपना लॉ के ये मैगजिम हैं, पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को, यहाँ पर भी। तो कहते हैं कि जनाब के बरतानिया की पार्लियामेंट को और ख़ास तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स को, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से तो स्क्वीज किए गए हैं बहुत सारी पावर्स, हाउस ऑफ कॉमन्स को ये अख्तियार हासिल है। ये एक कहने की बात है ना, ये एक समझाने की बात है कि वो कहते तो पार्लियामेंट है, लेकिन बरतानिया में आम तौर पे पार्लियामेंट मींस हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नीचे का होता है हाउस, क्योंकि वो इलेक्टेड होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो सिलेक्टेड होता है, तो इस वजह से वो इलेक्टेड होता है। तो जो इलेक्टेड है हाउस, उसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं बरतानिया में कि वो इट कैन डिक्लेयर अ मैन अ वुमन एंड वुमन अ मैन। एक मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर कर सकता है। इस हद तक कि अगर वो ये फैसला कर दे, पार्लियामेंट फैसला कर दे कि ऑल द ब्लू आइड बॉयज शुड बी किल्ड, कि जितने भी ब्लू आइड बॉयज हैं उनको मार देना चाहिए, तो वो मार दिया जाएगा। यानी इस हद तक पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो हमने जो डेमोक्रेसी अखज़ की है, हमारे यहाँ भी पार्लिमानी सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो दुनिया में डेमोक्रेसीज़ की दो फॉर्म्स चल रही हैं, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे अमेरिका, और अमेरिका मदर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और एक है बरतानिया में यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बरतानिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मदर ऑफ डेमोक्रेसी या मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको समझो। यानी अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की माँ वो बरतानिया है, और प्रेसिडेंशियल सदारती फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की माँ वो अमेरिका है। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उससे हमने उसी से सब कुछ अखज़ किया है। तो यहाँ भी पार्लियामेंट को, यहाँ अरस्तु तो खैर बहुत ज़्यादा है ना, अरस्तु तो आ गए हैं, अरस्तु तो बैठे बैठे बंदा बन जाता है। वो पहले वो बात ये है, पहले कहते थे भाई ये जो है ना, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो लोग पहले पढ़ते थे ना, कोई किताबें पढ़ते थे, कोई साथ थेरीज पढ़ते थे, कोई बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, उसके बाद लिखते थे। आजकल आ गए लिखे लिखे से आगे एक टोला आ गया है बोले बोले, जिसकी मर्जी आए जो बोलता जाए, जो ज़बान से निकालता जाए, ना उसको कोई पता आता है, ना कोई उसने कोई कुछ पढ़ा है, ना कोई उसकी कोई स्टडी है, ना कोई सही तरीके से उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी अटेंड की है। अल्लाह भला करे, सोशल मीडिया का एक इनकलाब आया है, हर नत्थू गैरा गैरा नत्थू फत्तू सारे बैठ गए हैं, और जो चवल मुंह में आती है वही बगा दो, ठीक हो गया ना जी, वही मार दो चवल, और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती, कोई पता ही कोई नहीं होता, वो शुर्रियाँ छोड़ते रहते हैं। यहाँ पे जो डिबेट होती है, एक इस तरह की डिबेट जो होती है, उसको कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। लेकिन वो बात ये है कि आज पार्लियामेंट के हक को तस्लीम कर दिया गया है। आज पार्लियामेंट के हक, जो लेजिस्लेशन का हक है, उसे तस्लीम कर दिया गया है। आज बहुत सारे काम, एक और बात मैं बताता जाऊं कि अब जो ये एक्ट आया अप्रैल में, अप्रैल के बाद जितने बंदियाल साहब ने बनाए बेंचेस और ख़ुद से बनाए, और वो तो हो गए अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो हो गए गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। तो जब बेंच की तश्कील ही गैर आइनी, तो जो फैसला आया वो आइनी कैसे हो सकता है भाई? बेंच की तश्कील ही गैर आइनी है, तो फिर फैसला कैसे आइनी हो सकता है, या फैसला कैसे जायज़? अब इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या होता है, ये क्या सूरत हाल होती है। उसके बाद एक और जो वो रिव्यू एंड जजमेंट लगता है वो भी जल्दी ही खुलने वाला है, और अभी नैब की तरामीम वाला वो भी अपील आने खुलने वाली। अब ये इसी के इंतज़ार मेरा ख्याल हो रहा था, तो ये साथ ही आपके डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है मैं बहुत कुछ आसान अल्फाज में अपनी बिसात और इस इस्तात के मुताबिक समझाने में ये कामयाब हुआ होगा, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।